नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर VC झा, डायरेक्टर संकल्प सिविल सर्विसेज, अशोक राजपथ, पटना। आपके सामने आते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि संकल्प सिविल सर्विसेज विगत 25 वर्षों से भी अधिक समय से आपकी सेवा में है। संकल्प सिविल सर्विसेज के माध्यम से अब तक संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जैसे CDPO, दारोगा वगैरह वगैरह हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं सफल होकर आज देश और भारत के साथ साथ बिहार के अलग अलग जिलाओं में, अनुमंडलों में, प्रखंडों में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। बेहद मुझे खुशी होती है जब मैं अपने संस्थान से जुड़े हुए इन अभ्यर्थियों के क्रियाकलापों के विषय में विभिन्न समाचार पत्रों, चैनलों या अन्य माध्यमों से जानता हूं। वर्षों से हम इस संस्थान में इतिहास विषय का अध्ययन अध्यापन छात्रों के साथ करते रहे हैं। जैसा कि जानते हैं हम सभी कि इस वर्ष 30 सितंबर 2024 को 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है और इसी परीक्षा के मद्देनजर हर वर्ष की भांति इस साल भी हम लोग 6 जनवरी 2024 से एक खास टेस्ट सीरीज की शुरुआत किया है प्रीलिम्स एग्जाम हेतु। और इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अगर आप जुड़ते हैं तो निस्संदेह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी तैयारी काफी मजबूत होगी और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर आप करेंगे, अंतिम रूप से सफल होंगे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम आप तक इस परीक्षा का जो प्रथम सीरीज था, टेस्ट सीरीज नंबर 1, उसके कुछ प्रश्न का डिस्कशन आपके साथ हम करेंगे। मुझे उम्मीद है काफी आपको अच्छा लगेगा और आप लाभान्वित भी होंगे। तो सबसे पहले इस परीक्षा हेतु जो हमने प्रश्न पत्र तैयार किया है उसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे। इस प्रश्न में कुल 4 ऑप्शंस हैं और चारों ऑप्शन पर अगर ध्यान देते हैं तो इसमें इस 3 का संबंध राजस्थान के साथ है, यानी कि बिजोलिया आंदोलन, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन, मारवाड़ के किसान आंदोलन, अर्थात ये तीनों आंदोलन मुख्य रूप से राजस्थान के किसान और आदिवासी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। जहां तक इस प्रश्न के उत्तर का सवाल है तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो है मुख्य रूप से इसके जो सबसे प्रमुख नेता थे उनका नाम था विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक इसके प्रमुख नेता थे। दूसरा है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन और इसी के साथ मुख्य रूप से मोतीलाल तेजावत का संबंध है। 1818 ईस्वी की बात है कि ब्रिटिश सरकार ने मदिरापान के खिलाफ एवं विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों के खिलाफ कानून बनाया और इसी कानून के खिलाफ यहां के भील आदिवासियों ने आंदोलन किया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन के साथ है, जबकि मारवाड़ के किसान आंदोलन का संबंध
मुख्य रूप से जय नारायण व्यास के साथ है। अर्थात इस प्रश्न का सबसे सही और सटीक उत्तर मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन के साथ है। दूसरा प्रश्न है, मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहां से आया था? मार्को पोलो एक चर्चित यह चेहरा है और इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में वेनिस, 2 में ज्यूरिख, 3 में इस्तांबुल, 4 में रोम। इसका सबसे सही उत्तर होगा वेनिस। वेनिस वेनिस को हम लोग इटली के नाम से भी जानते हैं और 13वीं शताब्दी ईस्वी में मार्को पोलो भारत आया। खासकर वे दक्षिण भारत की यात्रा किया और दक्षिण भारत में उन्होंने पांड्य राज्य में लंबे समय तक निवास करने के उपरांत पांड्यों के साथ साथ उन्होंने संपूर्ण भारत के विषय में लिखा और इसलिए मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांत से हमें 13वीं शताब्दी ईस्वी के भारत के संदर्भ में विस्तार से जानकारी मिलती है। इस समय भारत की राज्य व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसा था, यहाँ की संस्कृति कैसी थी, यहाँ की सभ्यता किस प्रकार की थी। तो इन तमाम बातों के विषय में मार्को पोलो विस्तार से बताता है। अर्थात याद रखेंगे कि वेनिस निवासी या इटली का निवासी मार्को पोलो था। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म का काफी प्रसार हुआ। महात्मा बुद्ध ने इस धर्म की स्थापना की और बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि महात्मा बुद्ध हमेशा अपने अनुयायियों से कहते थे कि मेरे द्वारा दिए गए उपदेश को स्वयं तुम तर्क के माध्यम से सही या गलत तुम मान सकते हो। तो बहुत बड़ी यह बुद्ध की अपने अनुयायियों के प्रति यह विचार थी। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके अवशेष पर स्तूप का निर्माण हुआ। स्तूप का निर्माण हुआ और महान सम्राट अशोक के विषय में तो यहां तक कहते हैं कि उन्होंने संपूर्ण भारत में लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूप की बनावट होती है इस प्रकार से और स्तूप के ऊपर इस प्रकार दंड और झंड लगे होते हैं और इसी दंड को इस अंड से जोड़ने की जो विधि होती है इसे हम हार्मिका कहते हैं। और इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हार्मिका होगा। जहां तक सवाल उठता है गोपुरम का, तो दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण से यह शब्द संबंधित है। मंदिर का प्रवेश द्वार काफी आकर्षक, काफी भव्य बनता था, इसे गोपुरम कहते थे। और मंडपम का संबंध भी मुख्य रूप से मंदिरों के साथ है। मंदिर के सामने एक विशाल हॉल का निर्माण होता था जो पिलर के ऊपर खड़े होते थे और इस हॉल में मुख्य रूप से देवी देवताओं से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के समारोहों का आयोजन होता था, इसीलिए इसका नाम मंडपम। अर्थात इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर हर्मिका है।
अगला प्रश्न है, मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के प्रांत से संबंधित है। यह खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, पंजाब और गिलगिट दिया गया है। निसंदेह ये तमाम स्थल जिसे देख रहे हैं हम लोग, इस समूह का संबंध प्राचीन भारत के साथ है। इसमें कई स्थल हड़प्पा कालीन, कुछ हड़प्पा से पहले का है। जहां तक संबंध है मेहरगढ़ का, तो मेहरगढ़ मुख्य रूप से पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से संबंधित है। बलूचिस्तान एक महत्वपूर्ण यह प्रांत है, और मेहरगढ़ का यह महत्व है कि मेहरगढ़ हड़प्पा से पहले और हड़प्पा सभ्यता का समकालीन दोनों समय का यहां साक्ष्य मिला है। यहां कई बस्ती के अवशेष मिले हैं, पशुपालन के अवशेष मिले हैं, कई अनाज के प्रमाण मिले हैं, विभिन्न प्रकार के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि प्राचीन भारत का एक संपन्न स्थल मेहरगढ़ है, जिसका संबंध आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के साथ है। अगला 5वां प्रश्न है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? निसंदेह यह जो 4 नाम हम देख रहे हैं, बीपी वालिया, लाला लाजपत राय, एनएम लोखंडे और ज्योतिबा फुले, ये तमाम समाज और श्रमिकों के सुधार हेतु आधुनिक भारत में व्यापक स्तर पर कार्य किया। जहां तक सवाल है लाजपत राय का, तो यह एक उग्रवादी कांग्रेस के नेता के साथ साथ श्रमिकों के भी बड़े ये नेता थे। लेकिन इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है एनएम लोखंडे। एनएम लोखंडे, नारायण मेधाजी लोखंडे, इनका जन्म 19वीं शताब्दी ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। अपने जीवन की शुरुआत लोखंडे महोदय ने रेलवे और डाक विभाग से किया। पुनः ये मांडवी मिल में स्टोर कीपर के रूप में कार्य किए, और इसी क्रम में लोखंडे महोदय समाज के हाशिए पर चले गए लोग, जैसे श्रमिक, रिक्शा चालक, ड्राइवर, नाई आदि लोगों को संगठित किया और समाज में एक व्यापक आंदोलन चलाया ताकि इन्हें उचित सम्मान मिले, इन्हें भी अपना जीवन जीने की आजादी मिले। तो इन तमाम बात को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रथम नेता एनएम लोखंडे थे, जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया। और ज्योतिबा फुले का संबंध खासतौर से समाज सुधार आंदोलन के साथ है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या काफी होता है, और यह प्रश्न बड़ा निर्णायक भी होता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर करने हेतु आपको इन चारों प्रश्न और इसके उत्तर से अवगत होना पड़ेगा। जहां तक प्रश्न का सवाल है, तो फिरोज शाह तुगलक सल्तनत कालीन एक महान सुल्तान थे, फिरोज तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण करवाया।
अर्थात सल्तनत काल में सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया और इसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य था किसानों को सिंचाई का लाभ देना। बी में है बलबन, और बलबन के विषय में कहते हैं यह भी सल्तनत कालीन सुल्तान है और अपने शासन काल में इन्होंने ईरानी त्योहार नौरोज की शुरुआत की। नौरोज एक पारसी एक ईरानी यह त्योहार है। फिर सी में विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवान ए रियासत नामक विभाग की स्थापना किया गया और इस विभाग का संबंध मुख्य रूप से आर्थिक सुधार के साथ है। खास करके आप देखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आर्थिक सुधार के तहत बाजार नियंत्रण व्यवस्था की शुरुआत किया, और बाजार नियंत्रण व्यवस्था खासतौर से दीवान ए रियासत विभाग के अधीन ही होता था, और प्रत्येक व्यापारियों के लिए यह अनिवार्य था कि वे दीवान ए रियासत में अपना नाम लिखाए, तभी वे व्यापार कर सकता था, अन्यथा उनका व्यापार अवैध मानते थे। और डी में है जहांगीर, और जहांगीर के विषय में ये कहते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में लगभग 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के राजदूत थॉमस रो भारत आया। जहांगीर के काल में हम लोग ब्रिटेन के दो राजदूत के विषय में अध्ययन करते हैं। पहला कैप्टन हॉकिंस, दूसरा सर थॉमस रो, और दोनों का मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हेतु व्यापारिक सुविधा हासिल किया जाए। और इस कार्य में कैप्टन हॉकिंस तो असफल रहे, परंतु इस कार्य में सफलता मिली पहली बार थॉमस रो को। और इस प्रकार अगर हम देखें तो इसका सबसे जो सही उत्तर होगा बी इसका सही उत्तर होगा। और फिरोज तुगलक, देखिए हम लोग नहर का निर्माण, बलबन नौरोज, अलाउद्दीन खिलजी दीवान ए रियासत, और जहांगीर सर थॉमस रो। अगला प्रश्न है संगम काल के प्राथमिक देवता थे। संगम, आमतौर पर हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में संगम काल के विषय में अध्ययन करते हैं। दक्षिण भारत में खासकर तमिलकम प्रदेश में प्रथम शताब्दी ईस्वी से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच संगम काल रहा। सभा, परिषद, गोष्ठी अर्थात तमिल विद्वानों का जो सम्मेलन होता था उसे संगम कहते थे। और इसी संगम के दरमियान अलग अलग विद्वानों के द्वारा अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की जाती थी, और अंततः संगम साहित्य का निर्माण होता था। तो संगमकालीन कई राज्य के विषय में, जैसे खासतौर पे चोल, चेर और पांड्य राज्य के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। और इन तीनों राज्य का अध्ययन करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि संगम काल के जो प्राथमिक देवता थे मरुगण थे। मरुगण, और मरुगण की समानता कार्तिकेय के साथ की जाती है, जो उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध देवता हैं, और इन्हें भगवान शिव का पुत्र माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर मरुगण। हालांकि आने वाले समय में दक्षिण भारत में विष्णु की पूजा हुई,
कृष्ण की पूजा हुई, लेकिन प्रथम देवता के रूप में मरुगन की चर्चा मिलती है। अगले सवाल का संबंध आधुनिक भारतीय इतिहास के साथ है, मॉडर्न हिस्ट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी में, बीपीएससी में या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में। प्रश्न है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत का पहला संगठित विद्रोह 1857 का विद्रोह है, पहला संगठित। और इस विद्रोह के संदर्भ में डॉक्टर आरसी मजूमदार, डॉक्टर एसएन सेन, बीडी सावरकर और एमजी रनाडे ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कई इतिहासकारों ने 57 के विद्रोह को सिर्फ सिपाही विद्रोह माना है। खास करके अधिकांश ब्रिटिश विद्वान 57 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह तक ही समेटने की चेष्टा किया है। लेकिन एक प्रमुख भारतीय विद्वान जिनका नाम है बीडी सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, और इन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और इसी में उन्होंने ये चर्चा किया है, स्पष्ट किया है कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बीडी सावरकर। बीडी सावरकर आधुनिक भारत में क्रांतिकारी नेता के रूप में चर्चा में रहे। महाराष्ट्र के क्षेत्र में इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन चलाया और इसके बाद लंबे समय तक ये इंग्लैंड में रह करके भी ब्रिटिश राज के खिलाफ वहां क्रांतिकारी आंदोलन को अंजाम दिया। और इससे भी बड़ी बात कि लंबे समय तक ये काला पानी की सजा पाकर के अंडमान निकोबार जेल में रहे, और इस दरमियान इन्होंने कई रचनाएं की जिससे हमें भारतीय इतिहास, भारत की संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन आदि के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल होती है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। अर्थात 57 के विद्रोह के पहले भारत में कौन कौन से विद्रोह हुए, इसका सही कालक्रम सजाने के लिए कहा गया है। निसंदेह कुल मिलाकर के इसमें 5 विद्रोह की चर्चा की गई है, और ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको तमाम विद्रोहों के विषय में जानकारी रखना होगा। जहां तक सवाल है कि बंगाल का सिपाही विद्रोह, तो बंगाल का सिपाही विद्रोह है, इस संदर्भ में आप सभी जानते हैं कि 1856 ईस्वी में बंगाल के सिपाहियों के पास ब्रिटिश हुकूमत ने एनफील्ड नामक एक नई राइफल का प्रयोग करने का आदेश दिया। इस राइफल के विषय में कहा जाता है इसमें जो कारतूस भरी जाती थी उसके पैकिंग को दांत से काटना होता था, और इसी समय यह चर्चा चली इस पैकिंग में गाय और सुअर के चर्बी का इस्तेमाल होता है, इसीलिए भारतीय सैनिकों ने इस राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और सबसे बड़े सिपाही मंगल पांडे ने 1857
ईस्वी में अपने 2 अधिकारी ह्यूडसन और बाग की गोली मार करके हत्या कर दी। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यानी कि 1856 और 57 का संबंध है बंगाल के सिपाही विद्रोह के साथ। दूसरा है बिल्लौर का विद्रोह। बिल्लौर, और बिल्लौर दक्षिण भारत में यह स्थित है और बिल्लौर में 1806 ईस्वी में यहां के सिपाहियों ने विद्रोह किया। विद्रोह के पीछे बड़ा कारण यह था कि यहां के सिपाहियों को मना किया गया कि आप अपना धार्मिक चिन्ह नहीं रख सकते हैं, दाढ़ी मूछ आप नहीं रख सकते हैं, तिलक चंदन आप नहीं लगा सकते हैं। यानी कि भारतीय सिपाहियों के ऊपर यह दबाव डाला गया कि अपनी सभ्यता को छोड़ दे, अपनी संस्कृति को छोड़ दे, अपने रहन सहन का त्याग कर दे, अपनी विचारधारा को छोड़ दे और अंग्रेजों के रंग में रंग जाए। निसंदेह भारतीय सिपाही इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस समय उन्होंने एक व्यापक विद्रोह किया। इस समय मद्रास के गवर्नर के रूप में विलियम बेंटिक की चर्चा मिलती है। तीसरा है कोल विद्रोह, और कोल एक तरह से जनजातियों का विद्रोह है और यह विद्रोह मुख्य रूप से 1830 ईस्वी के दशक में हुआ था और इसके सबसे जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था बुद्धो भगत। अगला है कच्छ का विद्रोह, और कच्छ के विद्रोह का संबंध मुख्य रूप से गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र के साथ है। यानी गुजरात के कठियावाड़ के क्षेत्र में आप देखेंगे कि कच्छ का विद्रोह लगभग 1819 ईस्वी में 1819 ईस्वी में हुआ और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि कठियावाड़ के राजा जिनका नाम था भारमल, तो भारमल को पद से हटा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और भारमल के स्थान पर उनके अवयस्क लड़का को गद्दी पर बैठा दिया गया और इसी के खिलाफ भारमल के समर्थकों के द्वारा 1819 ईस्वी में विद्रोह की शुरुआत की गई, जो लगभग 1830 ईस्वी तक चलते रहा। और फिर पांचवा है संथाल विद्रोह। संथाल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संथाल विद्रोह का संबंध बिहार के साथ है। बिहार के राजमहल भागलपुर के आसपास क्षेत्र के संथाल जनजातियों ने 1856 ईस्वी में इस विद्रोह की शुरुआत किया। इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। इस विद्रोह के दरमियान हजारों की संख्या में अंग्रेजों द्वारा इन आदिवासियों की जघन्य हत्या की गई। राजमहल की पहाड़ी खून से लाल हो गया, लेकिन इस विद्रोह ने अंततः रंग लाया और ब्रिटिश सरकार इस विद्रोह को दबाने के उपरांत संथाल जनजातियों के हित में कई कानून पारित किए। इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 3, 5 और 1। इसका सबसे सही उत्तर होगा। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो जनजातियों के विषय में आप देखेंगे कि आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार
ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया। ठक्कर बप्पा ने पहली बार आदिवासियों को, पहली बार जनजातियों को आदिवासी नाम दिया और इन आदिवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किए। महात्मा गांधी ने इन जनजातियों के लिए काली पराज और रानी पराज जैसे नाम का प्रयोग किया और ज्योतिबा फूले के विषय में ये कहते हैं कि मुख्य रूप से ये पिछड़े वर्ग के जीवन में सुधार लाने के लिए अर्थात जातीय आंदोलन से मुख्य रूप से ये संबंधित थे और गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना करके इन्होंने समाज में निम्न जातियों की क्या भूमिका है इसको उजागर किया। इनका आंदोलन काफी रंग लाया और इसी के साथ पहले दक्षिण भारत में और पुनः भारत के एक बहुत बड़े हिस्सा पर समाज में सुधार हेतु व्यापक जातीय आंदोलन चले। सुमेलित कीजिए। हम बार बार कहना चाहेंगे इस प्रकार के प्रश्न पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करें, क्योंकि एक प्रश्न के साथ लगभग आपको 4 प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो सबसे पहला जो सूची है इसमें देखते हैं कि मोपला विद्रोह, मोपला, और आप देखेंगे कि मोपला विद्रोह का संबंध केरल के साथ है। जब 1920 से 1922 ईस्वी के बीच असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी क्रम में आप देखेंगे कि 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पर मोपला किसानों के द्वारा विद्रोह किया गया और यह विद्रोह मुख्य रूप से नंबूदरी ब्राह्मणों के खिलाफ था जो जमींदार की भूमिका में थे। मोपला किसानों के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था अली मुसल यार, और हम सभी जानते हैं कि मोपला किसान विद्रोह को जमींदारों के द्वारा दबा दिया गया। लगभग 10,000 मोपला किसान इसमें मारे गए। दूसरा है पावना विद्रोह। पावना और पावना विद्रोह का संबंध है बंगाल के साथ। लगभग 1873 से 76 ईस्वी के बीच बंगाल में यह विद्रोह हुआ। तीसरा एका आंदोलन, एका, और एका का संबंध है अवध के साथ। एका का अर्थ होता है एकता, यूनिटी, और 1920 से 22 के बीच जो हुए असहयोग आंदोलन, उसी दरमियान आप देखेंगे कि अवध के क्षेत्र में, यूपी का अवध जो है, अवध के क्षेत्र में किसानों का हुआ एका आंदोलन, और इस एका आंदोलन के जो सबसे प्रसिद्ध नेता थे उनका नाम था मदारी पासी। मदारी पासी न सिर्फ किसानों को संगठित किया बल्कि उनका अधिकार दिलाने हेतु उन्होंने जोरदार आंदोलन चलाया। और डी है बिरसा मुंडा आंदोलन, और बिरसा मुंडा आंदोलन का संबंध उस समय के बिहार और आज के झारखंड राज्य के साथ है। मुख्य रूप से मुंडा जनजातियों के द्वारा यह विद्रोह किया गया। इसके नेता थे बिरसा मुंडा, और यह आंदोलन लगभग 1895 से 1900 ईस्वी के बीच चला।
हजारों की संख्या में बिरसा के अनुयायी उनको भगवान मानने लगे और बिरसा मुंडा ने जनजातियों के कल्याण हेतु एक व्यापक आंदोलन चलाया। बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल में डाल दी गई। बिरसा का निधन भी जेल में ही हुआ। लेकिन इसके बावजूद इस आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार में इन जनजातीय बहुल क्षेत्र में सुधार हेतु कानून पारित किए, जिससे मुंडा जनजातियों के जीवन में व्यापक रूप से सुधार आ पाया। अर्थात इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि 1, 3, 4 और 2 इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। हमने जानकर अधिकांश प्रश्न इस प्रकार के दिए हैं ताकि इस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए अभ्यर्थीगण अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके। पहला इसका नाम है नील विद्रोह। नील विद्रोह और नील विद्रोह 1860 ईस्वी के दशक में हुआ और मुख्य रूप से इस विद्रोह का संबंध बंगाल के साथ है। इस नील विद्रोह के प्रमुख नेता विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास थे। दूसरा है संथाल विद्रोह। संथाल, और जैसा अभी बताया आपको हम कुछ समय पहले 1856 ईस्वी में बिहार के संथाल क्षेत्र में सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद चला। तीसरा है दक्कन दंगा, और दक्कन दंगा लगभग 1875 ईस्वी में महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ और इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के। आने वाले समय में इस आंदोलन से महादेव गोविंद रनाडे जैसे कई लोग जुड़े। इसका व्यापक असर यह हुआ इस क्षेत्र में काफी सुधार हुए। और चौथा है सिपाही विद्रोह। सिपाही, और आप सभी जानते हैं कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक नाम दिया गया है सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह। और इस प्रकार इसका सबसे सही उत्तर होगा बी, यानी कि 2, 4, 1 और 3। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। और हम सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास में 1919 से लेकर 47 तक का जो काल है उसे गांधी युग के नाम से हम लोग जानते हैं। यह जो गांधी युग है, निस्संदेह महात्मा गांधी भी कई लोगों से प्रभावित थे और गांधी के भी कई अनुयायी थे। राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के जो गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रनाडे। और महात्मा गांधी के जो सबसे सच्चे अनुयायी थे वे थे विनोबा भावे। लेकिन इस प्रश्न में कहा गया है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता, और इस रूप में इसका सही उत्तर होगा जोरनांग। जोरनांग इसका सही उत्तर होगा।
और जोरनांग का संबंध मुख्य रूप से मणिपुर से है। मणिपुर में रोंगमेई एक जनजाति है, रोंगमोई एक जनजाति है, और इसी जनजाति से संबंध है जोरनांग का। और ये जोरनांग महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे, उनके विचारों से प्रभावित थे, और इस प्रकार उन्होंने गांधी के विचार का ही व्यापक रूप से प्रसार किया। अगला सवाल है कि किसके शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? यहां 4 विकल्प है। लॉर्ड हार्डिंग, बी है लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, तीसरा है लॉर्ड मिंटो, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। आप सभी जानते हैं कि विलियम बेंटिक का शासनकाल मुख्य रूप से 1828 से लेकर 1835 ईस्वी के बीच था। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अंग्रेजी कंपनी के काल में थे, प्रथम गवर्नर जनरल। और विलियम बेंटिक के काल में शिक्षा में सुधार हेतु मैकाले आयोग का गठन किया गया, और इसी मैकाले कमिटी ने, आयोग ने जो अपना रिपोर्ट दिया, उसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत 1835 ईस्वी में की गई। मैकाले का यह कथन आपने बार बार सुना होगा। वो कहता था कि संपूर्ण भारत और अरब जगत की तमाम पुस्तकों को आप पढ़ लीजिए, इससे जितना ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, उससे अधिक ज्ञान आपको यूरोप के किसी एक पुस्तकालय के एक अलमारी के पुस्तक को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको अधिक ज्ञान मिल जाएगा। अर्थात मैकाले भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी परंपरागत, जिसे गुरुकुल पद्धति कहते थे, उसको बकवास माना। उन्होंने भारत में पाश्चात्य शिक्षा या अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा लागू करने की सिफारिश की, और उन्हीं के सिफारिश के आधार पर अंततः विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की शुरुआत किया, यानी कि विलियम बेंटिक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो डेक्कन एजुकेशन या एजुकेशनल सोसाइटी, ये महाराष्ट्र की एक बहुत बड़ी संस्था है। आमतौर पर ये माना जाता है कि इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई। इस सोसाइटी के माध्यम से आज सैकड़ों संस्था चल रहा है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। और जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, इसका सबसे सही उत्तर होगा बी.जी. तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, जो एक तरह से स्थापना में बड़ी भूमिका ये निभाए थे। हालांकि आने वाले समय में आप देखेंगे कि जस्टिस रनाबे भी इससे जुड़े
लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी कि आधुनिक काल में प्रश्न का संदर्भ है कि कई शिक्षण संस्थान जो स्थापित हुए, उन शिक्षण संस्थान के कौन संस्थापक थे। तो पहला संस्थान का नाम है बनारस का संस्कृत कॉलेज। और आपको बता दें कि बनारस का संस्कृत कॉलेज जो है, इसकी स्थापना में सबसे बड़ी भूमिका जोनाथन डंकन की थी, और इसलिए इसका यह उत्तर गलत है। दूसरा है कलकत्ता मदरसा। निसंदेह वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना हुई, अर्थात ये बिल्कुल सही मिलान है। कलकत्ता मदरसा संस्थापक सही है। और तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लगभग 1900 ईस्वी में किया गया था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि आईसीएस अर्थात इंडियन सिविल सर्विसेज हेतु जो अधिकारी चुने जाते थे, उन्हें इसमें प्रशिक्षण दिया जाता था। तो लॉर्ड वेलेजली इसका सही उत्तर होना चाहिए। इसमें आर्थर वेलेजली है। और इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, इसका सही उत्तर होगा बी, यानी केवल 2। प्रश्न है निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आंदोलन की वकालत की थी। देखिए, इसमें एक नाम गया है संध्या, दूसरा है युगांतर, तीसरा है काल। हम आपको बता दें कि ये तीनों का संबंध स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद के साथ था। यानी कि संध्या, युगांतर और काल तीनों पत्रिकाओं ने क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ाने में सबसे अहम भूमिका निभाया। संध्या पत्रिका के जो संपादक थे, उनका नाम था ब्रह्मो बांधव उपाध्याय। ब्रह्मो बांधव उपाध्याय, ब्रह्मो बांधव उपाध्याय संपादक थे। युगांतर मुख्य रूप से बंगाल से जुड़ा हुआ था और इसके संस्थापक थे, इसके संपादक थे बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। जबकि काल का संबंध महाराष्ट्र से है और इसके संपादक का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। क्षणिकवाद, यहां बौद्ध मुख्य रूप से, यहां बौद्ध धर्म, जैन, चारवाक, वैष्णव। देखिए, क्षणिकवाद का संबंध मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के साथ है, बौद्ध धर्म के साथ है।
आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध ने किया। महात्मा बुद्ध का निधन लगभग 483 बीसी में, ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य चुंद या छुंद के घर में भोजन किया और इसी के बाद 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध का निधन हो गया और बुद्ध ने अपने मृत्यु के पूर्व अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में ही दिया और अपने उपदेश के क्रम में उन्होंने ये बातें कही, यह संसार एक दिन नष्ट हो जाएगा, अर्थात यह संसार जो है नष्ट हो जाने वाली है, क्षणिकवाद इसी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अपने अपने मुक्ति के लिए प्रयास करें, अर्थात क्षणिकवाद का प्रतिपादन महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, ये परिव्राजक और परिव्राजक का मतलब होता है परित्यागी व भ्रमणकारी, अर्थात वैसे बौद्ध भिक्षुक जो अपने घर का परित्याग करके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, अर्थात यह सही है। दूसरा है श्रमण। श्रमण उच्च पद पर प्राप्त पुजारी, यह गलत है। इसलिए इस समय बौद्ध धर्म में पुजारी जैसी कोई भूमिका नहीं होती थी, पुजारी का कोई योगदान नहीं था, कोई रोल नहीं था। श्रमण भी एक तरह से बौद्ध भिक्षुक ही होते थे। और तीसरा है उपासक। उपासक का मतलब बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, यानी कि जो अपने परिवार में रह करके ही यथासंभव बौद्ध धर्म का पालन करते थे, बुद्ध के विचारों के अनुयायी थे, यथासंभव चेष्टा करते थे इस विचार को अपने जीवन में हम लाएं, उसे उपासक कहते थे। यानी कि 1 और 3 बी इसका सही उत्तर है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। ये पितलखेड़ा, जुन्नार और कारले, इसका सही उत्तर होगा कारले। आप देखेंगे कि सातवाहन काल में महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई गुफा चैत्य का निर्माण हुआ। चैत्य का मतलब होता है बौद्धों का पूजा स्थल। तो बड़े पैमाने पर यह निर्माण कार्य कारले के क्षेत्र में हुआ, जहां महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कई घटनाओं को दिखाया गया और बुद्ध की पूजा पर यहां बल दिए गए, यानी कि कारले सी इसका सही उत्तर है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने 70वीं बीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज पहला था उसके इतिहास से जुड़े हुए 20 प्रश्नों का हमने व्याख्या किया। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, आकांक्षा रखते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, कि आपके लिए काफी लाभप्रद है, क्योंकि विस्तार से हमने क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी उसके विकल्प थे सबों पर प्रकाश डाला और अधिक से अधिक सटीक और सही जानकारी आपको देने की हमने चेष्टा की। और अगले डिस्कशन में हम पुनः क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक की चर्चा करेंगे और इसी प्रकार से हमारे संकल्प परिवार से जुड़े हुए जितने भी विशेषज्ञ हैं अलग अलग विषय के, जैसे इंडियन पॉलिटी के, इंडियन इकोनॉमी के,
ज्योग्राफी के, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो तमाम विषय के एक्सपर्ट आपके सामने आएंगे और परीक्षोपयोगी जो प्रश्न है उसकी चर्चा करेंगे। आप इस डिस्कशन को सुनने के साथ साथ प्रत्येक शनिवार को दिन के 11 बजे से संकल्प सिविल सर्विसेज में एक बेहतरीन, एक भव्य ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन होता है। आप आए, आप जुड़े, आप अच्छा से अच्छा करने की चेष्टा करें और हम इस बीपीएससी में अंतिम रूप से आपके चयन हेतु अग्रिम शुभकामना प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।